जरा सोच के देखो, अगर आपको एक खजाने का नक्शा मिल जाए भाई साहब, जो कि एक ऐसी जगह छुपा हुआ है कि सिर्फ 5,000 साल से कोई ढूंढ ही नहीं पाया उसे। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के संग। कहानी की शुरुआत में बे नाम का एक आदमी एक नकाबपोश लड़की का पीछा कर रहा था। एक अनजान शक्ति उसे उस लड़की की ओर खींच रही थी। वो नकाब के अलावा अपने सारे कपड़े उतार कर झील में कूद गई। बे ने भी उसका पीछा किया। दूसरे छोर पर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, आसमान से बिजली सीधा उसके कंधे पर गिरी। बे को न जाने कैसे अचानक से पता चल गया कि लड़की का नाम शर्ली है। लड़की के नीचे की जमीन उसे अंदर खींचने लगी। बे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। झटके से उसकी नींद खुल गई। उसे समझ में आ गया कि भाई साहब सपना देख रहा था वो। पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से बे को बार बार यही सपना आ रहा था। शाम को वो अपने दोस्त काई के साथ मिस्टर नाइन के घर पहुंचा, जिसने उसके दोस्त यूक को पकड़ रखा था। यूक बार बार दोहरा रहा था कि उसने कोई चोरी वोरी नहीं की है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे गुरु। बे की रिक्वेस्ट पर मिस्टर नाइन यूक को छोड़ने के लिए मान गया, लेकिन इसके बदले उसे सेलेस्टियल बोन नाम की करिश्माई चीज को मिस्टर नाइन के लिए लाना होगा, ये बोला उसने। उन्हें पता चला कि सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। बे ये देख के चौंक गया कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। ये लोग उनसे मीटिंग करने पहुंचे। शर्ली नक्शे को देने को तैयार हो गई, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि वो भी उनके साथ चलेगी। वो एक बोट में अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी, और उसी बोट पर एक और आदमी मौजूद था जो दूर से ही उन पर नजर रखे हुए था। अचानक से शर्ली को महसूस हुआ कि कुछ तो दाल में काला है। उसकी कंपास की सुई भी गोल गोल घूमे ही जा रही थी। तो अभी उनकी बोट बहुत जोर से हिली, मानो किसी बहुत बड़ी चीज से टक्कर उनकी हो गई हो बोट की। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था गुरु। बे ने सभी यात्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए बोट के अंदर भेज दिया। अचानक उस विशालकाय दानव ने अपनी पूरी ताकत से जहाज पर हमला किया। वो जहाज के अगले भाग को तोड़ता हुआ डेक पर पहुंच गया। वो चारों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यूक ने हीरो बनते हुए इस दानव की चिन पर वार किया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे दूर फेंक दिया। हीरोगिरी के चक्कर में गुरु अपने अनमोल रतन खो बैठता ही है। उधर शर्ली ने दानव के चेहरे पर विस्फोटक तीर से हमला किया, जिससे वो वापस पानी में जा गिरा। बे ने उस मॉन्स्टर को कैद करने का प्लान बनाया। उन्होंने बोट से उस सेल कोट को उतारकर उसे जाल की तरह डेक के बीचों बीच बिछा दिया। उन्होंने उसे जाल में फंसा तो लिया, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसने बोट के सारे एंकर्स उखाड़ दिए। एन मौके पर उस अनजान आदमी ने एंट्री मारी और अपने इलेक्ट्रिक वैक्यूम से उस रहस्यमयी जीव को ऐसा झटका दिया कि वो वहां से दुम दबा के भाग निकला। ये आदमी डॉक्टर सन नाम का एक साइंटिस्ट था दोस्तों, और वो भी सेलेस्टियल बोन के चक्कर में उनके पीछे आया था। उसने उन्हें बताया कि मतलब इस दानव को उसी चीज की सुरक्षा के लिए यहाँ पर छोड़ा गया था, और उन्हें रास्ते में ऐसे कई सारे ऑब्स्टिकल्स यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसकी नॉलेज से इंप्रेस होकर उन्होंने उसे भी अपनी टीम में शामिल हो गया। गुरु तुम्हारा भी स्वागत है। लेकिन तभी वहां मिस्टर नाइन की बेटी लिन भी आदम की। दरअसल यू को लिन का चक्कर चल रहा था। वो लिन से मिलने के लिए घर में घुसा और गार्ड्स ने उसे चोर समझ के दबोच लिया था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर मिला। मंदिर की जांच के दौरान बे ने एक हिडन स्विच दबाकर छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिसका इस्तेमाल करके वो सब नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी सुरंग में पहुंच गए। थोड़ा चलने पर उनके सामने एक बंद दरवाजा आया, लेकिन बे ने अपनी जबरदस्त नॉकिंग स्किल्स से दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे के पास सब कुछ दूर दूर तक बर्फ में ढका हुआ था, क्योंकि धरती भी जमी पड़ी थी, तो उस पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब वो सीधी ढलान पर पहुंचे तो शर्ली फिसल गई। बेबी उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा। उसने अपने खंजर को जमीन पर गाड़कर नीचे गिरने से खुद को रोका, लेकिन पीछे से बाकी सब फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब वो फिसलते हुए नीचे जा रहे थे तो बे ने देखा कि वो सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शर्ली ने जल्दी से अपने हुक को फेंक कर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब पिलर इतने ताकतवर नहीं थे। बे ने देखा कि उन नुकीली चट्टानों के बीच ही एक तो छोटी टनल्स भी मौजूद हैं। अगर वो अपने आप को उनकी तरफ धकेल दें तो उनकी जान बच जाएगी। उसने एक बार फिर से अपने खंजर को बर्फ में गाड़कर खुद को रोकना चाहा और शर्ली के साथ मिलकर बाकी सबको उन टनल्स की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। कुछ देर बाद खंजर के आसपास की बर्फ टूट गई और वो दोनों तेजी से उन नुकीली बर्फ की चट्टानों की ओर बढ़ने लगे।
उसने शर्ली को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और खुद तेजी से मौत की तरफ बढ़ने लगा। एन मौके पर शर्ली ने अपने ग्रैपलिंग हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी भी जान बचा ली। वो अब एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे जहाँ काफी अंधेरा था, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। जल्दी उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा दिखा। बी ने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सब ने देखा कि भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन ये भेड़िए इतने ज्यादा थे कि वो सब उन्हें मिलकर भी ज्यादा देर तक हरा नहीं पाएंगे। बे समझ गया कि उन्हें छत के रास्ते से निकलना होगा, वरना वो सभी इन भूखे भेड़ियों का खाना बन जाएंगे। उसने सबको कहा कि यहाँ जो पेड़ की बेलें लटकी है ना, इनको पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ, और कहा और खुद हाथ में मशाल लिए भेड़ियों को दूर हटाने लग गया। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई ऊपर पहुंच पाता, वो बेल टूट गई और सभी धड़ाम से नीचे गिरे। लेकिन इससे वो लकड़ियां जिससे उस छेद को ढका गया था, वो भी बेल के साथ नीचे गिर पड़ी और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्दी उन्हें पता चला कि ये भेड़िए रोशनी सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की किरण के संपर्क में आते ही उनका शरीर चलने लगता है। शर्ली ने वहां पर पेड़ की टहनियों को अपने हुक से बांधकर छत के रास्ते से बाहर निकलने का जुगाड़ किया। एक एक करके सभी वहां से निकल गए, लेकिन जब बे की बारी आई तो सूरज बादलों में छिप गया। भेड़ियों ने एक के बाद एक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के लीडर ने उस पर झपट कर बे को धरती पर गिरा लिया। इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और अपने दोस्तों की मदद से बे मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। शर्ली बाहर आकर रोते उससे लिपट गई। बाद में जब वो उसके गांव पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर भी था। उसने सबको बताया कि सालों पहले उसके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई और बहुत सारे दैत्यों ने इंसानों पर हमला बोल दिया। इसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर वो शापित निशान आ गया। उस बुरी शक्ति की ताकत से वो सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए। उनके बच्चों को भी ये श्राप विरासत में मिलेगा। शर्ली के हिसाब से वो सेलेस्टियल बोन जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं, वो इस निशान को उनके ऊपर से हटा सकते हैं। वो अगले दिन दोपहर के समय वापस पहुंचे ताकि सूरज की किरणें अपनी चरम पर हों। वो सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहां पर वो वैम्पायर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बी ने बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बी ने वहां मौजूद एक मोमबत्ती को चलाया जिससे वो पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसे जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती होगी। वो सभी बड़े ध्यान से चल रहे थे, लेकिन तभी बे का पैर एक ट्रिगर पर पड़ा, जिसके बाद वो पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक उनके ऊपर ढेर सारे तीर बरसने लगे। वो सब किसी तरह से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे कि बे को एहसास हुआ कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आई। सभी लोग इससे बाल बाल बचे। इसी तरह वहां पर कदम कदम पर कई जानलेवा जाल बिछाए गए थे। वो किसी तरह इन सबसे बचते हुए हवा में तैरती उस सेलेस्टियल बोन तक पहुंचे। बे धीरे से उसकी ओर बढ़ा और उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी शर्ली ने देखा कि बहुत सारी विशालकाय मकड़ियां उनकी ओर आ रही हैं। कुछ देर उनसे लड़ने के बाद बे समझ गया कि वो सिर्फ सेलेस्टियल बोन के पीछे हैं। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मकड़ियों को अपने पास बुला लिया ताकि बाकी के सब लोग वहां से सही सलामत निकल जाएं। शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला किया, जबकि बाकी सब ऊपर की तरफ भाग गए। अपनी रफ्तार और शर्ली की मदद से बे भी दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रहा। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते, उन मकड़ियों ने अपने जाले से सीढ़ी चढ़ रहे शर्ली को नीचे खींच लिया। बे उसे बचाने के लिए वापस लौटा और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर उन खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगी। उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे कमरे में यूं पेट्रोल छिड़केगा, बल्कि बाकी सब मकड़ी से बचने का जुगाड़ करेंगे। यूं उन सभी मकड़ियों से बचता बचाता अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके अंदर आ जाने के बाद बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और वहां मौजूद लगभग सभी मकड़ियां जलकर राख हो गई थी। लेकिन जल्द ही आग और धुएं की वजह से उन सब का दम घुटने लगा। अचानक से शर्ली ने देखा कि उसकी कंपास ठीक वैसे ही घूम रही है जैसे वो बोट पर घूम रही थी। इससे उन्हें शक हुआ कि शायद वो नदी के बहुत करीब हैं। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगी और दूसरी तरफ से वो दानव जिससे वो बोट पर लड़े थे, वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्दी दीवार टूट गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा।
मौका मिलते ही सभी लोग वहां से बाहर की ओर भागे। बे ने देखा कि वो दानव उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वो मलबे के नीचे दब गया, जिससे बे और बाकी सभी की जान बच गई। हम देखते हैं कि आखिर में वो सब सही सलामत अपने घर की तरफ निकल पड़े। अच्छा दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आप कैसी जिंदगी चाहते हैं, रोमांचक और थोड़े कम पैसे वाली, या फिर पैसे अच्छे होने चाहिए, काम चाहे बोरिंग हो। मुझे जरूर बताना कमेंट करके।